अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़मीर अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं आफ्टर मैथ। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो ये जानने के लिए कि कौन से फंक्शन अलजेब्रिक हैं और कौन से फंक्शन ट्रांसेंडेंटल्स हैं, हमें इन दोनों की डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि सवालों में जो हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, एक और दिया हुआ है, इधर इस सवाल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस गिवन हैं। तो इनमें से पहचान करनी है, जस्ट आंसर बताना है। तो ये आंसर हम तभी बता सकते हैं जब हमें इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह से मालूम होगी। जी, तो टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल क्लासेस ऑफ फंक्शंस। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो तो उसकी क्लासेस हमारे पास दो बनती हैं। एक क्लास का नाम है अलजेब्रिक फंक्शंस, जबकि हमारे पास जो दूसरी क्लास होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो पहले जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज अलजेब्रिक फंक्शन इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x। कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की मदद से बना हुआ हो यूजिंग फिनाइट नंबर ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और वो ऑपरेशंस कौन से हैं? नंबर एक, प्लस हो रहे हूँ, माइनस हो रहे हूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हूँ, डिवीजन हो रहे हूँ, या रूट की शक्ल में हूँ। इसको हम nth रूट कह रहे हैं। ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, यानी पावर में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे फंक्शंस जो पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करें, वो फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पर आप देखें कि x से बना हुआ ये फंक्शन x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके बाद x की पावर 1 है। तो हम इसको एक अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, फ्रैक्शन की शक्ल में है। इसी तरह से एक तीसरा फंक्शन भी एग्जांपल में दिया हुआ है, रूट की शक्ल में। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो सिंपली हम इनको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। इसके बाद आते हैं हम दूसरी क्लास के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। y is equal to f of x is called transcendental functions if it is not algebraic। मतलब कि वो फंक्शंस जो अलजेब्रिक नहीं होंगे वो फिर ट्रांसेंडेंटल होंगे। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें साइन एक्स, कॉज एक्स, इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स। इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शंस, मिसाल के तौर पर लॉग ऑफ एक्स, या मिसाल के तौर पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, मिसाल के तौर पर a रेज टू पावर x, e की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 किस्म के फंक्शन बताए हैं। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 3 लॉगरिथमिक फंक्शंस, और नंबर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां पर भी हमें ये 4 नजर आएंगे वो सिंपली कहलाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें इस फंक्शन को कि y इज इक्वल टू e की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसीलिए ट्रांसेंडेंटल है। y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक और फंक्शन है जो लॉगरिथमिक है, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसीलिए हम इसको भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास ये इनवर्स फंक्शन है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहेंगे। तो हमारे पास ये पहचान हो गई कि अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास 5 फंक्शंस हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से अलजेब्रिक फंक्शन है।
अब अगर हम पहले फंक्शन को देखें जिसमें है सीकेंट ऑफ एक्स, अब हम जानते हैं कि सीकेंट ऑफ एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने सीखा वो क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल। तो इसको मैं कट कर दूंगा। ये है फंक्शन हमारे पास 2x-3 यहाँ पर है, नीचे हमारे पास x+1। तो यहाँ पर ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना लॉग है, ना एक्सपोनेंशियल है और ना ही इनवर्स है। तो ये सिंपल हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर भी देखें एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x² + 2x, उसके ऊपर स्क्वायर रूट का यूज हो रहा है। तो ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। जबकि हम चौथे फंक्शन को देखते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है। तो ये फिर एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आएगा वो फिर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल बन जाएगा। इसके बाद पांचवा फंक्शन x-1 होल क्यूब। अब देखें यहाँ पर अलजेब्रा यूज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स नहीं है, ना एक्सपोनेंशियल है ना लॉग है। तो इसीलिए हम इसको भी एल्जेब्रिक फंक्शन कहेंगे। तो हमारे पास 3 एल्जेब्रिक फंक्शन आ चुके हैं। तो आंसर्स में हम लिख देंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन ये 3 है हमारे पास। दैट्स इट। ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें बताना है कि नीचे जो दिए हुए फंक्शंस हैं इनमें से कौन कौन से ट्रांसेंडेंटल है। तो पहले फंक्शन को देखते हैं, हमारे पास है 1/x। अब यहाँ पर कहीं भी हमारे पास ना एक्सपोनेंशियल है ना लॉग यूज हो रहा है, तो ये फिर एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे फंक्शन के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, cot ऑफ एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तीसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, ये है e⁻²x। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है, तो ये भी फिर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसीलिए फिर ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। आखिरी फंक्शन पर आते हैं, ना लॉगरिथम यूज हो रहा है, ना ही साइन एक्स कॉस एक्स यूज हो रहे हैं, ना ही उनके इन्वर्स यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, लिहाजा ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फंक्शंस आए हैं। एक ये वाला फंक्शन, तो हमने इसको लिख दिया ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। दूसरा ये वाला फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तीसरा ये वाला फंक्शन, ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो इस तरह हमारे पास दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इनमें से कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो ट्रांसेंडेंटल तो हैं, बट बताएं फंडामेंटल कौन से हैं। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो इसमें हमसे वो पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए फंक्शंस में से कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल ये भी हैं, ट्रांसेंडेंटल उस सवाल में भी हैं। आपने बताना है तीसरे सवाल के अंदर कौन से फंडामेंटल है, जबकि चौथे सवाल के अंदर कौन से नॉन फंडामेंटल है। तो इसकी पहचान भी तभी होगी जब हम इनकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए चलते हैं पहले इसकी डेफिनेशंस की तरफ। जी, तो अब हम स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं। अब यहाँ पर मैंने इनको अलग-अलग किया हुआ है। ये पार्ट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड वाला, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल क्या होते हैं, ऑल स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर कॉल्ड फंडामेंटल फंक्शंस। यानी कि वो तमाम फंक्शंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हों, यानी कि सिंपली जो एक्सपोनेंशियल हूँ, लॉगरिथमिक हूँ, जो आपने अभी पहले ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में सीखा, वो तमाम के तमाम फंक्शंस फंडामेंटल कहलाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ दिया हुआ है कि y = a⁻x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसीलिए हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये फंडामेंटल है। अब दूसरे में हम देख रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको भी हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, यानी कि फंडामेंटल है। और इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसीलिए हम इसको भी कह देंगे कि ये फंडामेंटल है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन है, तो इसको भी कह देंगे कि ये फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल के बाद जब हम नॉन फंडामेंटल के अंदर जाएंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो देखते हैं, नॉन फंडामेंटल के कम्बिनेशंस के तहत बनते हैं। कौन से कम्बिनेशंस? अभी हमने देखा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ये मौजूद हैं। अब अगर इस फंडामेंटल फंक्शन को इस फंडामेंटल फंक्शन के साथ मैं अगर ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों का कम्बिनेशन बना दूं, इकट्ठे कर दूं, तो फिर वो बन जाएगा हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसी तरह से अगर इस फंडामेंटल को इस फंडामेंटल के साथ
ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर वो बन जाएगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। यानी कि अगर फंडामेंटल फंक्शंस आपस में मिलकर कंपोजिशन बना लें या कॉम्बिनेशन बना लें, इकट्ठे हो जाए, तो फिर हम उसको नॉन फंडामेंटल कहेंगे। अगर सिंगल होंगे हमारे पास तो फिर वो फंडामेंटल होंगे। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर यहां मैंने लिखा कि एक फंडामेंटल एफटीएफ फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को अगर अलजेब्रिक फंक्शन के साथ जोड़ दिया जाए, यानी एक यहां से और एक अलजेब्रिक फंक्शन, इन दोनों को भी अगर इकट्ठा कर लिया जाए, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इनको कंबाइंड कर लिया जाए, तो भी नॉन फंडामेंटल होगा। अगर फंडामेंटल्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो भी नॉन फंडामेंटल होगा। यानी मिक्स करने से आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बनता है। तो इसी तरह से यहां पर देखें, एक एग्जांपल दी हुई है, y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, जबकि इस पोर्शन को हम देखते हैं तो ये एक फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये देखिए, तो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को ऐड कर दिया गया है एक अलजेब्रिक फंक्शन से, तो फिर कॉम्बिनेशन के तहत फिर ये बन जाता है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है जबकि ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इन दोनों को ऐड करने से, कंबाइंड करने से, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है नॉन फंडामेंटल। इसी तरह से इस तीसरे को देखें, यहां पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है x, इसके साथ मल्टीप्लाई और एक फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यानी कंपोजिशन आ रही है, तो कंपोजिशन जब भी आएगी या कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा, हम उसको कहेंगे कि ये नॉन फंडामेंटल है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो या कॉम्बिनेशन हो रही हो या कंपोजिशन हो रही हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक नॉन फंडामेंटल है। इसी तरह यहां पर एक और एग्जांपल दी हुई है, 2 की पावर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, लेकिन दोनों को इकट्ठा करने से फिर ये बन जाता है नॉन फंडामेंटल। फिर यहां पर एक और एग्जांपल है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, लेकिन दोनों को ऐड करने से ये फिर कंबाइंड हो जाते हैं, इनकी कंपोजिशन बन जाती है। जब भी कंपोजिशन बनेगी फिर वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन जाएंगे। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ। इनके मुताबिक हम समझेंगे कि उनकी पहचान कैसे करनी होती है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब पहला फंक्शन है, गौर से समझिएगा कि जो भी फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ये अगर सिंगल होगा तो वो फंडामेंटल होगा। बस फंडामेंटल की यही पहचान करनी है। अब इस फंक्शन में देखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके साथ ऐड हो रहा है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि दो फिर फंक्शन इकट्ठे हो गए, ये फिर फंडामेंटल नहीं है, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस, ये नहीं है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सिंगल है, तो फिर ये हमारे पास कहलाएगा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसको हम देखते हैं e की पावर 2x। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये एक नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ओवरऑल हमें शो हो रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन पावर इसकी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मिक्स हो गया है। लेकिन गौर से देखें, e एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई पावर है, e की पावर 2 है, हम इसको लिख सकते हैं इसके ऊपर x है, तो ये e की पावर 2 भी तो एक कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट कोई भी आएगा a बन जाएगा और उसके ऊपर x है। अब ये देखें, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंगल लिखा हुआ है, तो सिंगल फंक्शन क्या होता है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पर कंपोजिशन में आ रहे हैं और साथ ही साथ डिवाइड भी हो रहे हैं, 2 के साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये भी मिक्सचर है, कंबिनेशन है, कंपोजिशन है, तो ये भी फंडामेंटल नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त एक और ये दो फंक्शन फंडामेंटल बन चुके हैं। तीसरे को देखते हैं, ये एक हमारे पास फंक्शन है 15 रेज टू पावर x। अब 15 का मतलब है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू a की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिंगल आया हुआ है हमारे पास, तो फिर ये भी एक फंडामेंटल फंक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे कि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर ये तीन, एक साइन x और एक e की पावर 2x और एक 15 की पावर x। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहचान करनी है कि नीचे दिए हुए फंक्शंस में से कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अब फिर से अपने दिमाग में रखिए कि ये वो फंक्शंस होंगे जो मिक्सचर होंगे। तो पहले फंक्शन को देखिए e की पावर 2x। ये e की पावर 2x अभी हमने देखा था, जिसको हमने क्या कहा था कि ये एक फंडामेंटल फंक्शन है। तो जब ये फंडामेंटल है तो फिर ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, ये एक फंडामेंटल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ सिंगल दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल नहीं है। फिर तीसरे पर आते हैं 2 की पावर x। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सिंगल है, तो फिर ये फंडामेंटल है, इसीलिए ये भी नॉन फंडामेंटल नहीं है। अब तीसरे फंक्शन में आते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos का, लेकिन इसका जो फंक्शन का वेरिएबल है वो क्या है? वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x रेज टू पावर 2। इसीलिए यहाँ पर मिक्सचर आ रहा है, कंबिनेशन बन रहा है, कंपोजिशन आ रही है कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक की। जब मिक्सचर आएगा तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? ये फिर बन जाएगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। और अब हम आखिरी फंक्शन पर आते हैं, 2 की पावर है -x। अब यहां पर 2 क्या है हमारे पास? a है, a की पावर -x। a की पावर -x हो या +x हो, यानी कि 2 की पावर x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर x। नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन था जो कि नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर है 5। डिस्कस डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 3 raised to power x। हमारे पास फंक्शन गिवन है 3 raised to power x। आपने इसकी नंबर 1 डोमेन बतानी है, नंबर 2 रेंज बतानी है, और नंबर 3 इसका ग्राफ को ड्रा करना है, और आखिर में इसकी ग्राफ को आपने डिस्कस भी ज़रूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डोमेन को फाइंड करते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन हम जानते हैं, किसी भी फंक्शन की ऑल इनपुट्स को डोमेन कहते हैं, यानी x की वो वैल्यूज़ जो फंक्शन में पुट करने से आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, उसका आंसर इन्फिनिटी ना बने। अब इस फंक्शन में हम चेक करना चाहते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारी डोमेन में शामिल है, जो फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं करती। अगर मैं x की जगह पर यहाँ 0 पुट कर लूँ तो 3 की पावर 0 आंसर आएगा 1। अगर मैं 3 की पावर यहाँ x की जगह पर 1 पुट कर दूँ तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अगर x की जगह पर 2 पुट कर दिया जाए तो आंसर आएगा 9। इसी तरह जितनी भी वैल्यूज आगे बढ़ाते चले जाएंगे, इन्फिनिटी नहीं होता, अनडिफाइंड नहीं होता, यानी आंसर इन्फिनिटी नहीं आता। इसी तरह मैं अगर नेगेटिव की तरफ जाऊं तो 3 की पावर -1 पुट करता हूं, इसका मतलब है 1/3। तो इसका आंसर क्या होता है? 0.33। आप चाहे x एक्सिस की इस साइड पर जाएं या इस साइड पर जाएं, ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विच इज 3 रेज टू पावर x। तो जिसको हम यूं लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ब्रैकेट्स शो करती हैं कि इनके अंदर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी शामिल नहीं है, और ये इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल्स। जबकि क्लोज इंटरवल भी होते हैं। अगर मैं उनको इस तरह लिखूं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मतलब ये समझा जाता है कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम इस डोमेन में शामिल है। जबकि हम कहते हैं कि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये शामिल नहीं है, इनके अलावा इनके दरमियान वाली तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। इसकी वजह यह है कि हम अगर -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को भी शामिल कर लें फिर तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। हमने अनडिफाइंड से बचना है, वो हमने वैल्यूज शामिल करनी है जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड ना करें। इसीलिए ये बात गलत है, ये बात ठीक है। मतलब कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो डोमेन का हिस्सा है, जबकि -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो इसीलिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं R, यानी कि इसका मतलब समझा जाएगा ऑल रियल नंबर्स। अब हम आते हैं इसकी रेंज की तरफ। रेंज क्या होती है? ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, कि x की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो वैल्यूज सामने आती हैं उनको हम रेंज का नाम देंगे। अब इसकी रेंज फाइंड करना बड़ा सिंपल है। अब आप देखें कि हमारे पास फंक्शन था 3 रेज टू पावर x।
3 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। अब आप पॉजिटिव नंबर के ऊपर कोई भी पावर सेट करते चले जाएं, ये हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देगा। तो इसीलिए रेंज में हम लिखते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक, लेकिन ओपन इंटरवल में लिखेंगे। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि 0 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, क्योंकि 0 भी कभी नहीं आएगा और ना ही इन्फिनिटी आएगा। इनके बीच वाली तमाम वैल्यूज रेंज कहलाएंगी। दूसरे लफ्जों में हम इसको लिख सकते हैं आर के ऊपर प्लस डालकर, जो ये शो करता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पहली दो चीजें हमने इसकी निकाल ली। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमारे पास सबसे पहले टेबल होना जरूरी है। तो पहले हम इसकी टेबल को ड्रा करते हैं। तो यहां मैंने टेबल दिखाई हुई है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज। ये वैल्यूज 0 से स्टार्ट करना, यानी कि 0 से 1-2 नंबर बड़े और 0 से 1-2 नंबर छोटे। हमारे पास x की वैल्यू -1 है। तो जो आपके पास फंक्शन था वो ये था, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब इसमें x की जगह पर हमने -1 पुट करना है। 3 की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3, और इसको डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर बनता है 0.33। फिर जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, यानी कि f ऑफ 0 का आंसर क्या आता है, हमारे पास 3 की पावर 0 जो कि 1 के बराबर है। और इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व बनेगा ना, वो इस पॉइंट में से गुजरकर y एक्सिस को कट करेगा। वहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। ये y इंटरसेप्ट बनेगा। और इस y इंटरसेप्ट को याद रखिए कि हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये वो पॉइंट है, इसमें से हमारा कर्व लाजमी गुजरेगा। इसके बाद जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फंक्शन ऑफ 1 y प्रोवाइड करता है हमें 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। x को पुट करता हूं 2, तो फंक्शन ऑफ 2 बनता है 3 की पावर 2, उसका आंसर बनेगा 9। अब ये x की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर जो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, इनको हम ड्रा करेंगे ग्राफ की शक्ल में। हमने एक प्लेन बनाई हुई है जिसके अंदर x एक्सिस के ऊपर कुछ वैल्यूज दिखाई है। यहाँ पर 0 से आगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। फिर इसी तरह से इस तरफ -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर भी हमने कुछ वैल्यूज बढ़ती हुई दिखाई हैं इन्फिनिटी तक, और नीचे यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी तक। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स मिले थे उनको हम यहाँ पर कैसे ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला पॉइंट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0.33। ये x की वैल्यू यहाँ पर -1 है और y की वैल्यू 0.33। यहाँ पर देखें y की वैल्यू 2 है, दरमियान में 1 है, इससे नीचे 0.1 0.2 0.33 कुछ यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 0.3 होगा। जब हम इसको इस साइड पर लेकर जाएंगे, यानी x के साथ मिलाएंगे, x की वैल्यू -1 थी, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और x एक्सिस की तरफ जाएं तो x की वैल्यू 0 है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बन चुका। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जहाँ पर x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 3 है। हमारे पास ये पॉइंट बनता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, 2 से ऊपर 4 से नीचे दरमियान में। तो इसको मिलाएंगे हम x के साथ, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ बन जाएगा। और चौथा पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पर 2 है हमारे पास और y की वैल्यू 9 है। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है हमारे पास और y की वैल्यू 10 और 8 के दरमियान में 9 यहाँ पर है। इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर और 2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 9 के साथ यहाँ पर मिलेगा। तो 4 हमारे पास पॉइंट आ चुके, नंबर 1 2 3 और 4। इन चारों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो तैयार हो जाएगा। देखें, इसको हम इस तरह से मिला रहे हैं। तो ये वो कर्व है जो वो हमसे डिमांड कर रहा था, चारों पॉइंट्स को मिलाने से बना है। अब आप देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने आपको कहा था कि ये हमारा y इंटरसेप्ट है, जहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो अब आखिर में आपने इस ग्राफ को डिस्कस करना है कि इसके अंदर आपको क्या क्या नजर आया। ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0 1। अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करता है जहां पर x की वैल्यू होती है 0 और y की वैल्यू होती है 1। आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इस सारे को आप नंबर 1 पॉइंट दे दें।
तो दूसरा पॉइंट हमारे पास y इज इक्वल टू 0 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, यानी y की वैल्यू 0 कभी भी नहीं आएगी। हम जब भी x की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमने देखा है कि हमारी रेंज 0 से बड़ी थी। y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होती है। x एक्सिस हमारे पास ये है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि हमारा कर्व इस x एक्सिस को ना कभी कट करेगा और ना ही कभी टच करेगा। सिर्फ ये इसके साथ साथ चलने की कोशिश करेगा, इसके साथ क्लोज होने की कोशिश करेगा, बट ये कभी भी इसके साथ टच नहीं होगा। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि ये 4 है आगे, x की वैल्यूज़ को और कम करते चले जाएं, ये और करीब होता चला जाएगा, मगर कभी ये इसके साथ टच या कट नहीं करेगा। तो हम इसको एरो लगा कर दिखा सकते हैं, ऐसे चलता रहेगा, इसका बिहेवियर ऐसे रहेगा, इसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो हमने इस कर्व में ये देखा कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब भी यही है कि ये एक्स एक्सिस को कभी टच या कट नहीं करेगा, या y की वैल्यू 0 कभी भी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो डिस्कस करने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमने देखा कि कहीं पर भी हमारे पास जंप नहीं है, किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने के लिए हमारे पास कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप देखें ये बढ़ता चला जा रहा था और एकदम से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। और जब भी कोई कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसकी रीज़न भी हम इसको बता सकते हैं कि जब भी आपका a यानी कि जो आपके पास फंक्शन था 3 की पावर x, a क्या है यहाँ पर? a 3 है। जब भी a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2, 3, 4, 1 से वैल्यू जब भी बड़ी होगी कि आपका जो कर्व बनेगा वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जाहिर करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वैसा ही है। इसमें भी आपको डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और इसका ग्राफ बनाना है और आखिर में उसको डिस्कस भी करना है। लेकिन फंक्शन यहाँ पर चेंज है हमारे पास 1/3 रेज टू पावर x। कोई बात नहीं है, इसकी भी डोमेन जानते हैं हम। तो डोमेन जानने के लिए हम दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। 1/3 की पावर अगर 0 रख दी जाए, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1। 1/3 की पावर अगर 1 रख ली जाए तो आंसर 1/3, जिसका मतलब क्या है 0.33। अगर 1/3 की पावर 2 रख ली जाए तो इसका मतलब है 1/9, जिसका मतलब है कि 0.1 एंड समथिंग। हमने देखा कि इस तरफ हम जितना भी बढ़ते चले जाएं, इन्फिनिटी की तरफ जाएं, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। अब इस तरफ देखते हैं कि अगर -1 को पुट कर दिया जाए, 1/3 की पावर -1, तो -1 पावर है। अगर इस फ्रैक्शन को उल्टा दें तो ये बन जाएगी 3 की पावर 1। उल्टा करने से पावर प्लस की हो जाएगी, जिसका आंसर आ जाएगा 3। और इस तरह से -2 अगर पुट की जाए, 1/3 की पावर -2, अगेन इस फ्रैक्शन को मैं अगर उल्टा दूं तो ये बन जाएगा 3 और इसकी पावर अब प्लस की 2 हो जाएगी, जिसका आंसर बनेगा 9। तो अब देखें इस तरफ जाए यानी -इन्फिनिटी की तरफ या +इन्फिनिटी की तरफ, कभी भी आंसर हमारा इन्फिनिटी नहीं आ रहा। अगेन इसकी डोमेन भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी रहेगी, यानी इसमें -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी शामिल नहीं होंगे, इसीलिए इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। इसके दरमियान वाली तमाम रियल नंबर्स होंगे कि ऑल रियल नंबर्स, इसको हम R से भी शो कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इसकी रेंज क्या बनेगी? रेंज क्या होती है हमारी? ऑल आउटपुट। अब आउटपुट का अभी मैंने पिछले सवाल में भी सिखाया था कि अगर हमारे पास जो फंक्शन के अंदर बेस है अगर वो पॉजिटिव हो तो आप वैल्यूज़ कोई भी पुट करते चले जाएं, हमेशा आंसर 0 से बड़ा आएगा। कहाँ तक आएगा? ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसकी रेंज भी वही बनती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि a पॉजिटिव है। 1/3 का मतलब क्या है? 0.33, यानी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। फंक्शन का आंसर बन जाएगा पॉजिटिव। तो 0 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ फिर क्या होंगी? हमारी रेंज का हिस्सा होंगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक डोमेन और रेंज कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं। अगेन मैं एक टेबल बनाऊंगा, x की वैल्यूज़ लूँगा। x की वैल्यूज़ मैंने पिछले फंक्शन में बताया था कि 0 से स्टार्ट करनी है, 0 के इर्द गिर्द रखनी है। अब यहाँ देखें 0 से मैंने ऊपर -1, -2, 0 से नीचे देखें +1 और आप चाहें तो आप +2 भी रख सकते हैं। तो 0 के इर्द गिर्द वैल्यूज़
कुछ 2-3 रख कर आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं -2 से। अगर x की जगह पर -2 रख दिया जाए तो फंक्शन क्या था हमारे पास? फंक्शन था 1/3 की पावर x। अब 1/3 की पावर x यानी -2 रख दी जाए, 1/3 की पावर -2, तो इसको हम रेसिप्रोकल करें, उल्टा करेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 9। फिर अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें तो फंक्शन ऑफ -1 बन जाएगा 1/3 इसकी पावर -1। तो फिर इसको उल्टाएं, 3 की पावर 1, 3 बन जाएगा। x की पावर 0 रखें तो 1/3 की पावर 0, जो कि हमारे पास 1 आंसर रहता है। तो ये y इंटरसेप्ट है। अभी हमने डिस्कस किया था कि 0 और 1 ये वो पॉइंट है जहां से हमारा कर्व जरूर गुजरेगा। इसी को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं क्योंकि ये y एक्सिस को यहां पर कट करेगा। इसके बाद आखिर में है x की वैल्यू 1 हमने सेट की है, तो 1/3 की पावर 1, उसका आंसर क्या आ गया? 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 0.33। अब इन वैल्यूज की मदद से हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 9। ये रही x की वैल्यू -2। यहाँ पर y की वैल्यू 9 कहाँ पर होगी? ऊपर 8 और 10 के दरमियान में 9। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, -2 को ऊपर ले जाते हो, तो हमारे पास पहला पॉइंट ये बन गया। और फिर दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, 2 से ऊपर 4 से नीचे, दरमियान में हमारे पास 3 है। -1 और 3 को मिलाते हैं, दूसरा पॉइंट ये बन गया। तीसरा पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इस पॉइंट पर है। यहाँ पर y 1 है क्योंकि 0 और 2 के बीच में है, और यहाँ पर हम x चेक करें तो x एक्सिस पर यहाँ पर x 0 है, तो इसीलिए तीसरा पॉइंट ये बन गया। और चौथा पॉइंट हमारे पास है x = 1 और y = 0.33। अब 0.33 कहाँ है? y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ है y एक्सिस 0, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इसको जब हम इस तरफ लेकर जाते हैं 1 की तरफ, तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। तो हमारे पास 4 पॉइंट बन चुके हैं। जब हम इसको ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक कर्व आता है इस शेप में। तो इसके बाद आखिर में हमने क्या बताना है कि ये कर्व किस किस्म का था, इसके अंदर डिस्कशन करनी है। ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0, 1। ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 1 थी। यहां पर y एक्सिस को ये कर्व कट कर रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि y = 0। ये वो वैल्यू है जो आउटपुट में कभी भी नहीं आएगी। हमने रेंज में देखा था कि y की वैल्यू 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से कम थी, तो रेंज में हमारे पास 0 कभी नहीं आता, 0 से बड़ी वैल्यूज आएंगी। हाँ, 0 के करीब होंगी बट 0 कभी नहीं होंगी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है वो कहाँ होती है? वो x एक्सिस होता है, यानी कि हमारा कर्व x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, क्लोज होने की कोशिश जरूर करेगा। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यूज इस तरफ बढ़ाते चले जाएं, ये कर्व x एक्सिस के और ज्यादा क्लोज होता चला जाएगा, बट ये कभी भी टच नहीं करेगा, ना ही कट करेगा। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर बेस हमारे पास a जो है वो अगर 1 से बड़ा हो तो हम कहेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर a जो है 1 से बड़ा नहीं है, तो हम कहेंगे कि a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इनके बीच में जब भी आएगा तो फंक्शन का जो कर्व बनेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि आप देखें कि आपके पास फंक्शन में ये फंक्शन था, उसकी बेस थी आपके पास 1/3 जबकि पावर में था x। अब बेस देखें 1/3 है, 1/3 का मतलब है 0.33 की पावर x। अब ये 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से भी छोटा है, इसीलिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें a की वैल्यू बेस की वैल्यू 1 से कम और 0 से बड़ी हो, बिटवीन 0 एंड 1 हो, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है और उसमें एक्सपोनेंशियल डिके आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। अब हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज होती कौन सी हैं? तो सबसे पहले इनको देखते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कंपोजिशन के साथ बने होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। और साइन एक्स जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम इसके साथ लिख देते हैं साइन एच एक्स, तो ये बन जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो इसका फार्मूला है हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर -x/2।
दूसरा फंक्शन है हमारा cos का, जो कि बराबर है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि दरमियान में इधर साइन के लिए माइनस है और cos के लिए प्लस है। और तीसरा फंक्शन है टेन का, तो टेन हाइपरबोलिक फंक्शन बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। टेन का उलट जो होता है वो होता है काट का फंक्शन, और काट इन दोनों को उल्टा दें, यानी न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर, तो बन जाता है वो काट का फार्मूला। कास का जो उलट होता है वो सीकेंट होता है, यानी कि इसको उल्टा दे, टू को ऊपर इसको नीचे, इसका फार्मूला तैयार हो गया। इसके बाद है साइन, साइन का उलट होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट में हम टू को ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, तो इसका फार्मूला बन गया। तो बेसिकली आपने ये तीन फार्मूले याद रखने हैं, और बाकी तीन जो होते हैं ये इसके उलट होते हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। तो पहली हमारे पास आइडेंटिटी आई हुई है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं जो कि जनरल है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है आपने। काज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसको याद रखना, ये फार्मूला हमने सवालों में इस्तेमाल करना है। अब देखिए हमारे सवाल में यहाँ पर था 1, तो मुझे चाहिए कि ये किसी तरह 1 बन जाए। ये कैसे 1 बनेगा? अगर मैं इसको इसी चीज़ से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। तो जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो फिर इनसे भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन को मैं काज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स के साथ डिवाइड करने जा रहा हूं। देखिए इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, और इसके साथ भी कर दिया। जब इसके साथ डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1। तो ये क्योंकि साइन ओवर काज है, साइन ओवर काज बराबर होता है टेन के, लेकिन ये स्क्वायर के साथ है तो हम इसको भी स्क्वायर के साथ लिखेंगे। टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब काज उलट होता है सीकेंट का, तो इसकी जगह हमने लिख दिया सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसी को हमने प्रूव करना था, जिसको मैंने लिख दिया प्रूव्ड। दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास दूसरी पार्ट है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। फिर से उसी आइडेंटिटी को ले रहे हैं। इस सवाल में गौर से देखिए तो हमारे पास काट है, इसके नीचे अगर साइन आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं साइन ओवर काज होता है टेन के, जबकि इसको उल्टा दें यानी काज ओवर साइन कर दे तो वो बन जाता है काट। काज हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स के नीचे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड कर दे ताकि ये चीज़ काट बन जाए। जब इसके साथ डिवाइड किया जाएगा तो फिर इसके साथ भी करना होगा, इधर भी कर दिया, फिर 1 के साथ भी करना, यहाँ पर भी कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया काट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 ओवर साइन हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट, फिर हमारे पास ये बन जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यही प्रूव करना था। अब देखिए राइट साइड पर जो चीज़ थी ये देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में है, और जो लेफ्ट साइड पर थी वो हमारे पास राइट साइड में, ये प्रूव हो चुका। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स काज हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी हम राइट साइड लेते हैं, सिर्फ राइट साइड को यूज करते हुए लेफ्ट साइड बना देंगे। अब देखिए मैंने राइट साइड ले लिए 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स काज हाइपरबोलिक एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इसके बराबर होता है, अभी हमने फार्मूले में देखा था, साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और काज हाइपरबोलिक एक्स की जगह पर लिखा हुआ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को 2 को भी साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में। ऊपर हम देखें तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, और ये लिखा हुआ ए प्लस बी। तो ये फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास 2 रह गया था, क्योंकि नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो नीचे 2 वैसे के वैसा मौजूद है। अब ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ई की पावर 2x बन जाएगा माइनस 2, ये वाला भी पावर में है तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई, ये भी बन जाएगा ई की पावर माइनस 2x। अब आप इसको गौर से देखें, हमारे पास साइन का क्या फार्मूला होता है, तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब आप गौर से देखें, जब यहाँ पर एक एक्स होता है तो इधर भी एक एक्स है, यहाँ पर है ई की पावर 2x। ये फार्मूला बना हुआ है साइन हाइपरबोलिक 2x। अब आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई है, जो हमारे पास प्रूफ बन चुका है।
जी, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। अब इसका फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, प्लस अब यहाँ पर हमने साइन का फार्मूला डाल दिया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, लेकिन क्योंकि स्क्वायर में है तो ऊपर हमने भी स्क्वायर डाल दिया। अब इनको ओपन करते हैं, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अब ऊपर स्क्वायर खोलने जा रहा हूँ, ये फार्मूला है, ये है a, ये है b, a प्लस b होल का स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर, ये देखिए e की पावर 2x, b का स्क्वायर e की पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू a इंटू b। देखिए हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। इसी तरह से इसका फार्मूला भी ओपन करते हैं, तो ये बना हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a ये हो गया और b ये हो गया। अब नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, e की पावर x और माइनस एक्स, e बन जाएगा e की पावर 0 और किसी चीज़ की पावर 0 तो आंसर 1। तो इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो बाहर 2 है, 2 1 ज़ार 2। इसी तरह से इसको लिखूंगा e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x माइनस 2, अगेन ये भी 1 बन जाएगा तो 2 1 ज़ार 2। दोनों के नीचे 4 वैसे मौजूद है। एलसीएम लेने जा रहा हूँ, 4 एज एलसीएम। जब 4 एलसीएम लूंगा तो ऊपर यही सारी वैल्यू और इधर भी 4 एलसीएम लिए है तो फिर ऊपर यही वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें, प्लस 2 और माइनस 2 दोनों कैंसिल, एक e की पावर 2x ये है और एक e की पावर 2x ये है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे 2e की पावर 2x। अब एक e की पावर माइनस 2x ये है, एक e की पावर माइनस 2x ये है, हमारे पास 2e की पावर माइनस 2x बन जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर हम देखते हैं 2 मौजूद है तो दोनों को एज कॉमन हमने बाहर लिया, तो अंदर यहाँ पर रह जाएगा e की पावर 2x और इधर भी रह जाएगा e की पावर माइनस 2x। 2 यहाँ पर मौजूद है, 2 इसको कैंसिल करवा देगा, 2 2 ज़ार 4। आपके पास रह जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और नीचे हमारे पास 2 मौजूद है। अगेन आप देखें ये काज वाला फार्मूला बना हुआ है, दरमियान में प्लस है, लेकिन क्योंकि पावरें 2 के साथ हैं तो इसे हम लिखेंगे कि काज हाइपरबोलिक 2x। तो यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, प्रूव हो चुका। तो चौथी पार्ट भी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। तो इनवर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज कौन सी है हमारे पास, तो इनको देखते हैं जरा, इनके क्या फार्मूलाज है। वही फंक्शन है साइन लेकिन इनवर्स के साथ, वही फंक्शन है काज इनवर्स के साथ, टेन इनवर्स के साथ, इसी तरह से कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, इनके भी फार्मूले आपने याद करने, अगले सवालों में हमारे पास काम आएंगे। तो सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, और दूसरा हमारे पास है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स का नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है, इतना सिर्फ फ़र्क याद रखना आपने। और इसके बाद टेन का जो इनवर्स फार्मूला है वो क्या है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। काट का जो इनवर्स फार्मूला है वो है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, लेकिन क्योंकि उलट है काट है, इसमें ये ख्याल करना ये हमेशा आपने उल्टाना है, जो प्लस का उसको माइनस का करना है और जो माइनस का उसको प्लस का करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ है, x को प्लस का कर दिया और 1 को माइनस का कर दिए, ऊपर वालों को चेंज नहीं करना, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर चेंज कर देना, ये उलट हो जाएगा। इसके बाद काज का जो उलट है वो सीकेंट, सीकेंट इनवर्स का फार्मूला क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होल के नीचे हमारे पास x आ जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का जो उलट है कोसिकेंट, उसका फार्मूला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। सवाल नंबर 8 में आ जाते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करें। तो पहले हमारे पास पार्ट आ रही है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला ही है जो अभी हमने पढ़ा था, इस फार्मूले को प्रूव करना है। तो इन चारों के अंदर, इसकी 4 पार्ट्स हैं, इन चारों के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आपने y के बराबर रख देना है।
ये देखिए हमने इसको y के बराबर रख दिया। उसके बाद आप ये जो इन्वर्स वाली चीज़ है यानी टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x के अलावा, इसको आप राइट साइड पर ले जाएं। जब इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इसकी इन्वर्स ख़त्म हो जाएगी, खाली टेन बच जाएगा, यानी टेन हाइपरबोलिक y बन जाएगा आपके पास, और x बराबर हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक y। अब टेन हाइपरबोलिक y ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका फार्मूला क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि ये अगर x के साथ हो यानी टेन हाइपरबोलिक x, तो ये बराबर होता है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर y है तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई, और नीचे हम क्या लिखेंगे, ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस वाई। तो ये आपके पास x बराबर हो गया इसके। अब अगले स्टेप में हमारा जो पर्पस होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि हम चाहते हैं कि ये जो ई की पावर माइनस वाई ऊपर है या नीचे है, किसी तरह से ये माइनस वाई वाली पावर ख़त्म हो जाए। उसका बेस्ट तरीका क्या है, हम न्यूमिनेटर में ई की पावर वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी ई की पावर वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू ई की पावर y न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई, ई की पावर y डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आप देखना ये एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों, तो ई की पावर y और ई की पावर y दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावरें ऐड, तो ये बन जाएंगी 2y। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम है तो पावरें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी ई की पावर y माइनस वाई। कितनी रहेगी पावर, ई की पावर 0, आंसर 1, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। इसी तरह से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएंगी ई की पावर 2y प्लस, अब जब इनको मल्टीप्लाई करते अगेन वैसे ही ई की पावर y माइनस वाई और ई की पावर 0 1। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है ये ना हो, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, इसी सारी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन फिर आपको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट साइड पर x है तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ x इंटू ई की पावर 2y प्लस 1, और राइट साइड पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के साथ कैंसिल, सिर्फ आपके पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, ई की पावर 2y माइनस 1। x को अंदर भेज देते हैं दोनों के साथ, और अब हम जब x को अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x इंटू ई की पावर 2y प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा, और ये वैसे का वैसा मौजूद है हमारे पास। इसके बाद हमने अगला काम ये किया है कि जहाँ पर भी e की पावर 2y है हमने उनको एक ही साइड पर इकट्ठा कर लिया है, जैसा कि ये इस साइड पर लिखा हुआ है, इस e की पावर 2y को इस साइड पर लेकर आए हो तो ये माइनस का हो गया है, जबकि बाकी तमाम चीज़ दूसरी तरफ, पहले से -1 था, x इधर आएगा तो हमारे पास माइनस का x बन जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में e की पावर 2y कॉमन है तो मैंने बाहर लिख दिया, इधर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x, और इधर से सारा बाहर चला गया तो यहाँ पर -1 रह जाएगा, और ये वैसे का वैसे हमारे पास मौजूद है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि अगर मैं बोथ साइड पर x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं, इस साइड पर भी उस साइड पर भी, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा e की पावर 2y, और इधर जब डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 नीचे आ गया। इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस को कॉमन लेते हो अंदर दोनों चीज़ें प्लस की हो जाएंगी, 1 प्लस x। अब इसमें से भी अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ यानी माइनस कॉमन ले लूँ तो फिर अंदर वाली चीज़ों की साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। अब आप देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो ये 1 माइनस का था प्लस का, x प्लस का था अब माइनस का हो गया। अब इस तरह करने से मेरी ये माइनस की साइन ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखें कि e की पावर 2y बराबर हो गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब इस e को ख़त्म करना है हमने, ई को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पर लॉग ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग मैंने ले लिया, इस तरफ भी नेचुरल लॉग ले लिया, इस तरफ भी। जब नेचुरल लॉग लेते हैं हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है 1 के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2y रह जाएगा, और 2y बराबर हो जाएगा इस चीज़ के, वही चीज़ मौजूद है पहले वाली। अब इस 2 को ख़त्म करना है, बोथ साइड पर 2 को डिवाइड करूँगा तो 2 इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, बाकी वैसे लिखा हुआ है। और अब आप देखें कि y की वैल्यू शुरू में हमने क्या सेट की थी, y की वैल्यू हमने रखी थी टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो अब हम इसी वैल्यूज़ को दोबारा उधर पुट कर देते हैं, तो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये पार्ट क्लोज हो गई। दूसरी पार्ट है हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स की। इस फार्मूले को भी प्रूव करना है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि लेफ्ट साइड पर जो चीज़ हो उसको आपने सबसे पहले y के बराबर रख लेना है। तो जब y के बराबर रखेंगे इसको राइट साइड पर लेकर जाएं, तो जब इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे x को छोड़कर, तो ये उधर जाकर इसकी पावर जो है प्लस की हो जाएगी, कॉट हाइपरबोलिक y बन जाएगा।
अब काट का जो फार्मूला है e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, तो x बराबर हो गया इसके। अब अगेन वही प्रोसेस, हम चाहते हैं कि इसको एलिमिनेट करें कि e की पावर माइनस वाई ना रहे। उसके लिए जैसे पहले हमने क्या किया था, न्यूमिनेटर के साथ e की पावर y को मल्टीप्लाई किया था, डिनोमिनेटर के साथ भी ऐसे ही किया था। तो e की पावर y को e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन e की पावर 2y, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि पावरें आपस में ऐड होंगी तो वो e की पावर 0 बन जाएगी और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह नीचे ये दोनों e की पावर 2y बन जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी और वो 1 बन जाएगा हमारे पास। इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा x इंटू ई की पावर 2y, और x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस x हो जाएगा। इधर जब मल्टीप्लाई करें कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा e की पावर 2y प्लस 1। जो e की पावर 2y वाली चीज़ें हैं उनको लेफ्ट साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर x इंटू ई की पावर 2y पहले से मौजूद है और इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब बाकी तमाम चीज़ें राइट साइड पर लेकर जाते हैं, पहले से प्लस का 1 था, ये माइनस x इस तरफ आएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारे पास e की पावर 2y कॉमन है तो वो हमने कॉमन ले लिया, इधर से हमारे पास सिर्फ x रह गया, माइनस इधर से पूरा बाहर चला गया, हमारे पास 1 रह गया है, ये पहले से मौजूद है 1 प्लस x। अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं बोथ साइड पर, जब इस सारे के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा e की पावर 2y, और जब उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे आ गया x माइनस 1। अब किसी तरह से हमने इस e को ख़त्म करना है, उसके लिए हम बोथ साइड पर नेचुरल लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग इस तरफ ले लिया, नेचुरल लॉग इस तरफ भी ले लिया। नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के बराबर होता है, या नेचुरल लॉग और e कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 2y रह जाएगा और बाकी वैसे मौजूद है राइट साइड पर। अब 2y में हमें क्या करना है, 2 को कैंसिल कराना है, तो 2 को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, जब इधर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 1/2 नेचुरल लॉग, वही चीज़ है अब हमारे पास। अब y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, अभी हमने ऊपर एज्यूम की थी, लेट की थी, वही वैल्यू वापस इधर पुट करते हैं, काट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ दिस। तो यही तो फार्मूला था जिसको हमने प्रूव करना था, तो हमने दूसरी पार्ट भी क्लियर कर ली। तो तीसरी पार्ट हमारे पास है सीकेंट इनवर्स की, तो हाइपरबोलिक फंक्शन है लेकिन इनवर्स के साथ है, उसका फार्मूला है, उसको प्रूव करके देना है। अगेन वही तरीका है हमारे पास कि हम लेफ्ट साइड को y के बराबर रख देंगे और फिर इस सीकेंट इनवर्स वाले को, हाइपरबोलिक इनवर्स को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, x वहीं रहेगा तो सीकेंट हाइपरबोलिक y बन जाएगा हमारे पास। अब सीकेंट हाइपरबोलिक y अगर x हो तो हम x का फार्मूला यूज़ करेंगे, वेरिएबल y है तो हम 2/e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, ये सीकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है। अब क्योंकि इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं x को इन दोनों से, x को इसके साथ किया तो ये बन गया हमारे पास, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया, और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 बन जाएगा हमारे पास। फिर से वैसे e की पावर माइनस y को एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर e की पावर y को, x इंटू ई की पावर 2y बन जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसके साथ करेंगे तो e की पावर y माइनस y e की पावर 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 इंटू ई की पावर y, क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था हमने, ये भी बन गया ऐसे। इसके बाद आते हैं इधर कि x इंटू ई की पावर 2y प्लस ई की पावर 0 1 के बराबर होता है, x इंटू 1 x बन जाएगा, 2 इंटू ई की पावर y वैसे मौजूद है, हम बोथ साइड पर x से डिवाइड करते हैं, जब इधर x से डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म, हमारे पास e की पावर 2 रह जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन इधर जब डिवाइड करें बनेगा 2/x इंटू ई की पावर y। अब हम सारों को इकट्ठा कर रहे हैं, e की पावर 2y और फिर ये e की पावर y लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो यहाँ पर -2/x e की पावर y और फिर आखिर में +1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, ये एक वेरिएबल है e की पावर y, उसके ऊपर पावर 2, अगर इकट्ठे करें फिर से वैसे बन जाएगा, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ये x वेरिएबल है, आपने e की पावर y को वेरिएबल समझना है, वेरिएबल का स्क्वायर फिर ये कांस्टेंट है और फिर वेरिएबल लिखा हुआ है 2x, ये देखें 2x प्लस 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है, x की जगह पर है e की पावर y। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू वेरिएबल के साथ जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर 2 है तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू है -2/x,
और सी की वैल्यू है 1। क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है, e की पावर y है, इसीलिए हम लिखेंगे e की पावर y बराबर है अब माइनस b, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे 2 ओवर x प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 4ac करना है। a का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, c का मतलब 1 से, 4 1 जार 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई अगेन 4 बन जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को मैं अगर कॉमन लूँ और जज़र से भी बाहर लिखूँ तो 4 का जज़र फिर होता है 2, तो 2 ओवर x प्लस माइनस, तो बाहर आ गया 2, यहाँ से फिर दोनों से 4 ख़त्म, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर हमारे पास रह जाएगा 2। अब e की पावर y बराबर हो गया, अब इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 को जब हम कॉमन लेते हैं इधर सिर्फ 1 ओवर x, इधर से भी 2 चला गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर 2, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो e की पावर y, अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा था कि जब भी a पॉजिटिव होगा तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो आंसर भी आपको पॉजिटिव देगा। अब ई देखें, ई की वैल्यू क्या होती है 2.7182 समथिंग, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू, जब पॉजिटिव वैल्यू का फंक्शन है तो अब वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इसके दो रूट बन रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो इसीलिए हम माइनस वाले को निगलेक्ट कर देंगे। e की पावर y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, इस सारे का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमने माइनस ख़त्म कर दिए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इस ई को ख़त्म करना है। ई को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर हम लाग लेंगे, तो नेचुरल लाग और ई ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास y। जब इस तरफ लाग लेंगे तो ये लाग आ गया हमारे पास, तो इसको मैं एज एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर सिर्फ 1 और ऊपर ये वाली सारी चीज़, तो यही तो प्रूफ करना, तो ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, हमने पहले से सेट की हुई थी, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, तो ये फार्मूले के बराबर हो गई है। तो तीसरी पार्ट कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम आखिरी पार्ट की तरफ, चौथी पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला प्रूव करना है हमें। तो उसके लिए फिर अगेन वही प्रोसेस, हमने क्या करना, लेफ्ट साइड को y के बराबर रखा, कोसेकेंट इनवर्स को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, सिर्फ आपके पास यहाँ पर x रह जाएगा और ये बन जाएगा कोसेकेंट इनवर्स ख़त्म होकर y के साथ मिल जाएगा। अब कोसेकेंट हाइपरबोलिक y का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, x वैसे लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या है 2 ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। तो इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x को इन दोनों के साथ, x इंटू ई की पावर y माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस y, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन जाएगा हमारे पास 2। e की पावर माइनस y को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए फिर वही चीज़, हम e की पावर y को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की बोथ साइड पर, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर y के साथ e की पावर y, बेस सेम है, 2y है तो 2y बन जाएंगे। फिर इसके साथ जब करेंगे x इंटू ई की पावर y माइनस वाई होकर 0 हो जाएगा, e की पावर 0। फिर इसी तरह से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ई की पावर y बन जाएगा, x इंटू ई की पावर 2y। अब e की पावर 0 1 के बराबर होता है, हमारे पास x बन जाएगा, और उसके बाद राइट साइड पर 2 इंटू ई की पावर y वैसे के वैसे लिखा हुआ है। और आखिर में इन दोनों में ये जो x लिखा हुआ है इसको ख़त्म करना है हमने। इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से मैं x से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ से x ख़त्म, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास e की पावर 2y, यहाँ से x ख़त्म, x से कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, यहाँ पर आकर डिवाइड होगा 2 ओवर x e की पावर y, e की पावर 2y। और इसके बाद ये वाली e की पावर y को भी इस साइड पर लेकर आता हूँ, तो माइनस का 2 ओवर x e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। देखिए कैसे, e की पावर y एक वेरिएबल है, उसके ऊपर स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनती है। फिर माइनस 2 ओवर x e की पावर y, ये एक वेरिएबल है, तो माइनस 1 आखिर में है, इसके बाद बराबर है 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल ये चीज़ है e की पावर y। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 ओवर x है, और c की वैल्यू माइनस 1 है। और इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्योंकि वेरिएबल को हम लिखते हैं, वेरिएबल मैंने लिख दिया इज इक्वल टू माइनस b
तो माइनस इंटू माइनस 2/x हो जाएगा प्लस का, उसके बाद प्लस माइनस। अब इस b का हमने स्क्वायर लेना है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4/x स्क्वायर। अब -4 इसी का मतलब है -4, a की जगह पर हम लिखेंगे 1, c की जगह लिखेंगे -1, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस का 4 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब बट्टे के नीचे हमारे पास 2a, 2 इंटू a की जगह पर a की वैल्यू 1 है तो बन जाएगा 2। अब इसके अंदर अगेन आप 4 देखे कॉमन है, 4 कॉमन लूंगा और जजर के बाहर बनेगा हमारे पास 2, क्योंकि 4 का जजर 2 होता है। 2/x प्लस माइनस 2 इंटू दिस, क्योंकि अब 4 चला गया बाहर तो यहाँ पर भी 1 रह गया, यहाँ पर भी 1 रह गया। अब इन दो वैल्यूज़ के अंदर आप देखें 2 कॉमन है, जब मैं 2 को कॉमन लेता हूँ बाहर तो ये 2 बाहर आ गया, आपके पास यहाँ पर रह गया 1/x प्लस माइनस, और बाकी सारा यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस 1, इस सारे का जजर, और नीचे बटे के 2 मौजूद है। अब 2 को 2 से कैंसिल कर देता हूँ। अब हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ e की पावर y बराबर है 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। अब इसमें अगेन मैं निगलेक्ट कर दूंगा नेगेटिव रूट को। 2 रूट है हमारे पास, एक प्लस में एक नेगेटिव में। क्यों? इसकी रीज़न अभी बताई थी, क्योंकि बेस पॉजिटिव है। जब बेस पॉजिटिव है तो पूरे फंक्शन का आंसर पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ई को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे बोथ साइड पर, इस तरफ लिया और इस तरफ भी लिया। इसके बाद नेचुरल लॉग और ई को आपस में कैंसिल कर देते हैं। y हमारे पास रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। अब y की वैल्यू हमने सबसे पहले अज्यूम की थी, लेट की थी कि y की वैल्यू बराबर है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो y की वैल्यू पुट की, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस। यही फार्मूला था जो हमने प्रूव करना था। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।